चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल का ही क्वेश्चन है, बट इस सवाल में भी कुछ नया है। इस सवाल में नया आपको क्या दिख रहा है? इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो कुछ बैलेंस शीट्स के बैलेंस की तरह आपको डिटेल तो दी है, लेकिन यहाँ पे आपको दो बैलेंस दिए हैं। एक तो बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2009 दिया है, दूसरा दिया है बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2010। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है और यहाँ आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है। और याद रखना बच्चों, जिस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस राइट एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही देते हैं, उस क्वेश्चन में आपको जितने भी कन्वर्जन पीरियड या टर्नओवर रेशियो का काउंटिंग करना है वो हमेशा एवरेज के बेस पे ही करना है, हमेशा एवरेज के बेस पे ही करना है। चलिए एक काम करते हैं, जहां पे भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है ना, उसका एवरेज करके हम पहले से ही यहाँ साइड पे लिख देते हैं, जिससे बहुत ही सिंपल हमारा काम हो जाएगा। पहले मैं 45,000 प्लस 65,356 बाई 2, देखिए पहले से ही एवरेज लिख दूंगा तो बाद में मेहनत ही नहीं। 55,178। वैसे नीचे वर्क इन प्रोग्रेस का अगर एवरेज करूं 35,000 51,300 डिवाइड बाई 2, दिस गिव्स मी 43,150। फिनिश गुड्स की बात करूं 60,181 प्लस 70,175 डिवाइड बाई 2, ये आता है 65,178 राइट। उसके बाद डेटर की बात करूं सो 1,12,123 प्लस 1,35,000 डिवाइड बाई 2, ये आता है, थोड़ा पॉइंट में है लेकिन लिख देता हूं, 1,23,562, 51.5 है, मैं इसे 62 लिख रहा हूं। एंड लास्ट में जो क्रेडिटर है वो 50,079 प्लस 70,469 डिवाइड बाई 2 करूं तो ये आ जाएगा 60,274। ये क्रेडिटर का एवरेज है। देखिए पहले ही सबका एवरेज लिख दिया, जिससे अब जहां जहां एवरेज की जरूरत पड़ेगी आराम से मैं अपना काम करता जाऊंगा बच्चों। चलिए तो फिर बढ़े आगे, क्या क्या लिखा है वो पढ़े। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एनुअल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट। बच्चों ये रॉ मटेरियल का कंजम्पशन नहीं है, ये रॉ मटेरियल का परचेज है, प्लीज ध्यान रखना। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, एनुअल सेल्स दिया है, ऑल क्रेडिट। यू मे टेक 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। अब तक के दोनों ही क्वेश्चन में हमने 360 डेज लिए थे, पहली बार 365 डेज आया है, सोचना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए सब कुछ सही लग रहा है। एक एक करके कन्वर्जन पीरियड के फॉर्मूला या टर्नओवर के फॉर्मूला लगा के काम करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले जो मुझे करना है ना, वो मुझे करना है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड और रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। तो पहला आ जाएगा रॉ मटेरियल टर्नओवर इन डेज। इसके लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रॉ मटेरियल परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, क्योंकि रॉ मटेरियल का टर्नओवर हमेशा उसके कंजम्पशन पे गिना जाएगा, इनटू 365 करूंगा। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फिगर नहीं है, कहां से लेके आएंगे। देखिए रॉ मटेरियल का परचेज मेरे पास है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो कौन रोक सकता है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन में शॉर्ट में लिखता हूं अभी, कैसे आएगा, वो आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस उसमें करना पड़ेगा हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा करने से रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा। देखो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक था दैट वाज 45,000 राइट, प्लस रॉ मटेरियल का जो परचेज हमने किया दैट वाज 4 लाख,
रॉ मटेरियल का परचेज है 4 लाख और माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक करूंगा जो कि है 65,356। चलिए इन सबको नेट ऑफ करके रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लेके आते हैं। 45,000 प्लस 4 लाख माइनस 65,356, ये बच्चों हमें मिलता है 3,79,644। दिस इज माई फिगर ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ये आ गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब इसी रॉ मटेरियल कंजम्पशन को मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा। देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो पहले से ही हमने गिना हुआ है, उसे ले लेता हूं मैं 55,178। इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट रखिए। 379 644 379 644 एक कॉमा थोड़ा प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, इनटू कर देता हूं 365। देखते हैं कितने दिन आते हैं। 55,178 डिवाइडेड बाई 3,79,644 इनटू कर देता हूं 365। बच्चों ये 53.04 डेज आ रहे हैं, तो मैं इसको राउंड फिगर करके अभी कितना लिख दूंगा, 53 डेज लिख देता। 53 डेज पहला हमारा आंसर आ गया रॉ मटेरियल टर्नओवर का। वैसे ही हमें वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन या तो वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर भी तो गिनना पड़ेगा। वो यहां पे गिनता हूं, WIP टर्न ओवर रेशियो इन डेज और WIP कन्वर्जन पीरियड, जो भी आप कहना चाहे, इज इक्वल टू ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऊपर है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP और नीचे हमें करना पड़ेगा, बोलो WIP किसके ऊपर गिना जाएगा, हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर गिना जाएगा। तो नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग द पॉइंट और इनटू करना पड़ेगा 365। चलिए एवरेज स्टॉक ऑफ WIP का फिगर मुझे मालूम था 43,150 का फिगर है, डिवाइडेड बाय, बोलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है, विच इज 7,50,000। सो नीचे आ जाएगा 7,50,000, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इनटू करूंगा 365। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 43,150 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 365, ये बच्चों हमारा आ जाएगा 21 डेज। एक्चुअली 20.99 आ रहा है, बट वो रफली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 डेज। देखिए दूसरा हमारा आंसर आ गया रॉ मटेरियल WIP कन्वर्जन का, यानी कि WIP को फिनिश गुड्स बनने में इतना टाइम लगता है। तीसरा वर्किंग करना पड़ेगा, बीच बीच में से लाइनिंग्स बनाता जाता हूं जिससे वर्किंग एकदम नीट एंड क्लीन लगे। चलिए थर्ड वर्किंग में यहां करना चाहता हूं ऑन दिस साइड हियर। थर्ड वर्किंग में हमें करना है फिनिश गुड्स कन्वर्जन या तो फिनिश गुड्स टर्नओवर इन डेज, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो इन डेज, यानी कि फिनिश गुड्स डेटर बनते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ऊपर की साइड पे आ जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, या एवरेज फिनिश गुड्स। नीचे क्या लो, तो फिनिश गुड्स के लिए मुझे लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स के लिए लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे मैं ले लूंगा एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो बच्चों इनटू करना पड़ेगा 365। आई होप यू अंडरस्टैंड, एकदम इजी है आपके लिए ये भी सोचना। थोड़ी सी जगह का मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर करते हैं। फाइन, चलिए इसमें फिगर भर दो। तो पहले तो हमें एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखना पड़ेगा। अच्छा किया हमने पहले गिन लिया, 65,178 का एवरेज आएगा, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन एज 9,15,000 और इनटू कर दूंगा 365। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 65,178 डिवाइडेड बाय 9,15,000 इंटू 365, दिस गिव्स यू 26 डेज। 25.99 आ रहा है, बट आई रफली टेक इट एज अ 26 डेज। तो देखिए फिनिश गुड्स का भी टर्नओवर पीरियड आपको मिल चुका है।
फिनिश गुड्स के बाद अब बारी है डेटर एंड क्रेडिटर की। जरूरत पड़ने पे बिल्कुल नया पेज इसमें ऐड करूंगा। अभी मैं बात करता हूं पहले इस तरफ यहां पे, राइट, नंबर 4, ये हमारा हो जाएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो इन डेज, यानी डेटर को टर्न अराउंड होने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं डेटर को कैश बनने में। बोलो इसके लिए क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला है भाई, और क्या, एवरेज ऑफ डेटर्स, लेकिन डेटर है तो हमें नीचे क्या लेना चाहिए, क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स। मैं यहां पे ले लूंगा टोटल, ध्यान रखिएगा, टोटल क्रेडिट सेल्स लेना है। ये तो इस सवाल में बहुत ही अच्छा है कि पूरा का पूरा सेल्स क्रेडिट है ऐसा बोल ही दिया है, वरना किसी क्वेश्चन में अगर क्रेडिट और कैश में कुछ प्रपोर्शन या कुछ रेशियो दिया हो तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। देखिए एवरेज डेटर का फिगर एवरेज कौन सा था, ये था 1,23,562, 1,23,562, राइट। इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल क्रेडिट सेल्स से। टोटल क्रेडिट सेल्स 11 लाख का दिया है, तो यहाँ पे नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 11 लाख का टोटल क्रेडिट सेल्स और इनटू कर दूंगा 365। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1,23,562 डिवाइड बाई 11 लाख इंटू 365, मुझे ये मिल रहा है राउंड फिगर ही 41 डेज। मतलब अच्छा खासा प्लानिंग भी किया ही हुआ है, तो कोई इतना इश्यू नहीं है क्वेश्चन में, खाली मेहनत थोड़ी ज़्यादा है ये एवरेज वगैरह करने में। वो भी हमने स्मार्टनेस का यूज़ करके पहले ही एवरेज कर दिया, तो हमें थोड़ा उतना तकलीफ कम है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी आ गया। इसके बाद जरूरत पड़ेगी हमें बच्चों क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की, बट ये पेज में तो जितना लिख सकते लिख दिया है। चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं, खाली एवरेज याद रखना 60 to 74, वो मैं पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ नए पेज पे। क्या एवरेज था, 60 to 74। एक बार चेक भी कर लेता हूँ, राइट। गिनने में क्या है, कोई 2 बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, वरना कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। परफेक्ट है बच्चों। मुझे गिनना था, फिफ्थ वाली वर्किंग थी ना अपनी, फिफ्थ वर्किंग, जो कि आएगा क्रेडिटर्स टर्न ओवर इन डेज, कितने दिन में हमको क्रेडिटर को पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये कैसे आएगा, ये आएगा एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाय लेना पड़ेगा टोटल क्रेडिट परचेस, और हमें पूरा का पूरा परचेस क्रेडिट पे ही यहां पे दिया था, तो टोटल क्रेडिट परचेस इनटू करना पड़ेगा 365। चलो एवरेज ऑफ क्रेडिटर हमने गिना है 60,274 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट परचेस, वेयर इज इट, टोटल क्रेडिट परचेस ये रहा, राइट, 4 लाख। टोटल क्रेडिट परचेस का फिगर आ जाएगा 4 लाख और इनटू करना है 365। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 60,274 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 365, ये आपको मिलता है एग्जैक्ट 55 डेज। देखिए सब कुछ अच्छे फिगर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सब सही जा रहा है। 55 डेज आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड आ गया। मुझे लगता है सभी तरह के टर्नओवर पीरियड हमने गिन लिए हैं। अब जो काम हमें करना है ना, वो करना होगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल गिनने का। तो देखिए मैं आपका पहला क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना चाहता हूं, वो है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसके लिए पहले हमें रॉ मटेरियल का डेज चाहिए, राइट, प्लस WIP के डेज चाहिए टर्नओवर में, प्लस फिनिश गुड्स के डेज चाहिए, प्लस हमने डेटर जो गिना था उसके डेज चाहिए, और माइनस करना पड़ेगा क्रेडिटर के डेज, और इससे हमें पता चल जाएगा। चलिए रॉ मटेरियल के डेज लेके आते पीछे से। रॉ मटेरियल के डेज थे 53 डेज, तो 53 प्लस WIP के डेज भी लेके आते हैं। WIP के 21 डेज है, सो 21 डेज प्लस फिनिश गुड्स के डेज है, ये रहे 26 डेज, 26 डेज प्लस डेटर के जो डेज हम लेके आए थे दैट वाज 41 डेज, 41 डेज एंड माइनस क्रेडिटर के लेके आए हैं 55 डेज। इन सबको नेट करूंगा तो मुझे मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल मिल जाएगी। 53 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41 माइनस 55, 86 डेज का हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल नेट होके बच्चों यहाँ पे
आ जाता है। उसके बाद अब देखते हैं आगे हमें क्या पूछा है, इसकी भी जगह यहां से पैक कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल 86 डेज का हमें मिल चुका है। नाउ आगे देखिए क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। मैं यहीं पे इसको गिन लेता हूं सेकेंड पॉइंट बना के, राइट। नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल इन अ ईयर अगर मुझे गिनना है तो आप जानते ही हो टोटल 365 डेज है पूरे साल में, डिवाइडेड बाय में 86 डेज करूंगा क्योंकि एक साइकिल का टर्न अराउंड 86 डेज में होता है। तो 365 डिवाइड बाय 86 यानी नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल जो आएगी पूरे साल में वो 4.24 टाइम्स आएगी। 4.24 टाइम्स आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरे साल में घूमने वाली है। और इसके बाद फाइनली पूछा है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए ये कैसे आता है, इसको लाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। किसका इस्तेमाल होगा बच्चों, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। देखिए उसकी वर्किंग मैं यहां पे करता हूं, टोटल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहां लिखूंगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लाने का सिंपल फंडा है कि पूरे साल में जो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने वाला है, इसमें हर तरह के एक्सपेंस आ गए, टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरे साल में होने वाला है डिवाइडेड बाय अगर आप नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल लिख देते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक साइकिल चलाने के लिए इनिशियली कितना फंड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है बच्चों, एक साइकिल को पूरा चलाने के लिए इनिशियली आपको कितना फंड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ये आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। सो चलिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पे मुझे दिया था 9,50,000 रुपीज, इसमें हर तरह का एक्सपेंडिचर आ गया और डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा 4.24 टाइम्स जो कि ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल था। याद रखना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो सबसे बड़ा फिगर है ये वाला एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट के लिए पैसा लगता है तो टोटल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे गिनना पड़ेगा। सो 9,50,000 डिवाइडेड बाय 4.24 करने से जो मुझे फिगर मिलता है वो है 2,24,056। इतना याद रखे बच्चों, इन फिगर में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, हो सकता है किसी और बुक में से आप सॉल्यूशन देखो तो ये फिगर में छोटा सा फर्क हो। इसका रीजन ही है ये पॉइंट, मैंने 4.24 साइकिल्स ली है, अगर इसकी जगह पे किसी ने 4.23 या 4.25 ले लिया हो तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बट उतना फर्क मेरे हिसाब से लेजिटिमेटली वैलिड है। सो ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। वापिस कहता हूं प्लीज डू नॉट ट्राई टू मगअप एनी फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला को मगअप करने के रास्ते पे जाओगे तो ये सब चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ बनने वाले, राइट। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपली आपको फ्लो में बहते जाना है, एक एक करके फॉर्मूला को सोचते हुए लगाना है, कॉमन सेंस का यूज करना है और देखिए आराम से आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो मोस्ट आईएमपी चीज मैंने आपको सिखाई, मैंने आपको सिखाई वो ये थी कि जब भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हो तो कंपलसरी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एवरेज पे ही गिनना पड़ेगा। मैंने पहले से सबका एवरेज ला दिया था इसलिए मुझे गिनने में आसानी हो। फिर देखिए हर एक फॉर्मूला लिख के मैंने सबके कन्वर्जन पीरियड या टर्नओवर रेशियोज निकाले डेज में, और फिर मैंने सिंपली नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल जो हमेशा हम निकालते वैसे लेके आया, नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल लाया, एंड फिर मेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का काउंटिंग मैंने टोटल कॉस्ट पे किया। देखिए कई बार क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको आइडिया आ जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। जैसे यहाँ पे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो दिया था वो देख के ही मुझे आइडिया आ गया कि इस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, और मैंने कोशिश की एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट का हो सके उतना बेस्ट पॉसिबल यूज करने की, और इसीलिए मैंने वर्किंग कैपिटल का जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे गिना। आई एम डैम श्योर आप ये बात को समझे होंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूं। The following information has been extracted from the records of the company. Product cost sheet is given to you. Raw material 45 rupees, direct labor 20 rupees, overheads 40 rupees, total 105 is the cost, profit 15 rupees. That gives you your selling price of 120 rupees. Now some of the additional informations are given here. Raw materials are in stock on an average for 2 months. The materials are in process on an average for 4 weeks. Okay, मंथ एंड वीक्स दोनों यहां पे है। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50%। बच्चों जो प्रोसेस में रॉ मटेरियल होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा तैयार हुआ गुड्स, जो मुझे यहां पे कहा है कि 50% कंप्लीशन हुआ है। फिनिश गुड्स स्टॉक ऑन एन एवरेज इज फॉर 1 मंथ। ओके, ये सब चीजें आपको टिक करते जाना है तो आपको याद आता रहेगा, राइट। उसके बाद टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजिस एंड ओवरहेड is 1.5 weeks or 1.5 week. Time lag in receipt proceed from debtors is 2 months. Credit allowed by the supplier is 1 month. 20% of the output is sold against cash. इसका सीधा सा मीनिंग हो गया कि 80% जो बेचा जाता है वो क्रेडिट पे बेचा जाता है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कीप ए कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख, सीधा उठा के स्टेटमेंट में लिखना ही है, एंड टेक 52 वीक्स पर एनम। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमें गिनना है इसमें हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है। द कंपनी इज पोइज्ड फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ 1,44,000 यूनिट्स इन अ ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए बच्चों, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो मैं लेके आ ही जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं उसका एक फॉर्मेट आपको बताना चाहता हूं फटाफट। ये आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मेट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। जब भी ऐसा सवाल आए जो भी हमने पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फॉर्मेट में और कुछ भी नहीं है, ये आपके बैलेंस शीट की करंट एसेट्स लिखी गई है, नीचे करंट लायबिलिटी लिखी गई है, और करंट एसेट का टोटल करके उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगी, ऐसा बताया गया है। चलिए फटाफट एक बार समझते हैं। तो देखिए करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। इन्वेंटरी तो एक आती है। इन्वेंटरी में याद रखें कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल को गिनो, वर्क इन प्रोग्रेस को गिनो, फिनिश गुड्स को भी गिनो। फिर रिसीवेबल्स यानी कि डेटर की बात करोगे तो डेटर में आपके यहां पे ट्रेड क्रेडिटर नहीं, ट्रेड डेटर्स होने चाहिए। ट्रेड डेटर्स आ जाएंगे एंड बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। फिर जो भी कैश बैलेंस आपको रखना हो उसे मिनिमम कैश बैलेंस कहेंगे, वो भी आ जाएगा। जनरली ये सब क्या हो गई, आपकी करंट एसेट्स हो गई। अब इसका टोटल करके जो आपको मिलेगा उसका नाम होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हमने थियरी में आगे ही समझा था कि वर्किंग कैपिटल में अगर आप खाली करंट एसेट्स का टोटल कर देते हो तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब उस कैपिटल का टोटल हो गया है, नीचे सभी कैपिटल लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा, जिसमें एक तो ट्रेड पेएबल की लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल की लायबिलिटी होगी, वेजिस पेएबल की लायबिलिटी होगी, पेएबल्स फॉर दी ओवरहेड्स आएंगे। ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा है। सभी लायबिलिटी को लिख दो। लायबिलिटी लिखने के बाद आपकी टोटल लायबिलिटी आएगी, उसको अगर आप ग्रॉस कैपिटल में से माइनस करोगे, आप चाहे तो यहां एक और एक नाम लिख सकते हो, टोटल करंट लायबिलिटी। फिर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से जब टोटल लायबिलिटी को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। ये एक्चुअली वर्किंग कैपिटल ही है। कभी कभी सवाल में क्या होता है, एक सेफ्टी मार्जिन करके दिया होता है, वो आपको कहेंगे कि 10% आपको बिजनेस में सेफ्टी मार्जिन रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, वही 10% सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देना है। ऐसा करने से जो आपको मिलेगा वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज we are putting all the current assets, we are putting all the current liability, we are getting the difference of it, and that difference becomes working capital. So it's easy. Once again, current asset minus current liability is equal to working capital, but the same thing is going to happen in in the way of table. वापिस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए,
ऐसे क्वेश्चन को गिनने का तरीका बहुत ही इजी होता है। मैं कोशिश करता हूं कि बाजू में मैं उसका प्रेजेंटेशन करूं। प्रेजेंटेशन का नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ, प्लीज ध्यान दीजिए यहां पे, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, हमेशा आप स्टेटमेंट का ये नाम देंगे। चलिए नामकरण हो चुका है, तो अब मुझे उस स्टेटमेंट का सीधा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मेट कैसे बनेगा, सबसे पहले लूंगा मैं पर्टिकुलर्स, थोड़े राइटिंग्स छोटे निकालने पड़ेंगे बिकॉज मुझे वर्किंग के लिए भी जगह चाहिए। पर्टिकुलर्स के बाद मैं डायरेक्ट एक बार लिख सकता हूं अमाउंट, और अमाउंट के ही पीछे पीछे मैं यहाँ पे वर्किंग्स का भी एक कॉलम बना दूंगा। मतलब जो भी वर्किंग मुझे करनी है वो मैं साथ साथ ही करता जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सभी करंट एसेट्स को लिखेंगे। देखते हैं हमारे इस सवाल में करंट एसेट में क्या क्या आ सकता है। हमने सवाल पढ़ा है तो लगभग हमें आइडिया तो आ गया है कि करंट एसेट में क्या क्या आ सकता है। देखिए मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल दिया है, तो करंट एसेट के अंदर एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। आप हमेशा पूरा लिखिए, मैं अभी जगह कम होने की वजह से कम लिख रहा हूं। फिर हमारे पास यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आएगा। पहले तो स्टॉक ऑफ WIP लिख देता हूं सीधा, स्टॉक ऑफ WIP भी आएगा। फिर उसके बाद ये भी फिनिश गुड्स के बारे में भी बात थी, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि डेटर का फिगर भी आएगा, डेटर के बारे में भी बात थी, रिसीवेबल्स लिखो या आप डेटर्स लिखो। एंड फाइनली हमेशा ये लिखना कैश बैलेंस आएगा। मुझे लगता है इतनी चीजें इस सवाल में हमारे पास है। फिर एक करंट लायबिलिटी को मैं लिखूंगा। देखिए करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, आप पूरा हमेशा लिखेंगे, मैं अभी शॉर्ट में इसे कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत ही कम है। इन करंट लायबिलिटी मुझे यहां पे क्रेडिटर से ही शुरुआत करना बेटर रहेगा ना। सबसे पहला मुझे लगता है कि क्रेडिटर आएगा। फिर एक आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स का भी फिगर था, क्योंकि वो भी हमने पढ़ा था, वेजेस एंड ओवरहेड। उसके बाद देखा जाए, देखो वेजिस ओवरहेड का पॉइंट था, फिनिश गुड्स ले लिया हमने, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ले लिया, क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर ले लिया, बस सब कुछ मुझे लगता है कि दो ही चीज आएगी। इतना पहले फॉर्मेट हमेशा आप तैयार कर दिया करो। फॉर्मेट तैयार करने से क्वेश्चन गिनना थोड़ा इजी हो जाता है। इस बार थोड़ा सा रफ रूलिंग करने की भी कोशिश करता हूं। आपको भी एग्जाम में हमेशा रूलिंग करना है, प्लीज ऐसा ध्यान रखना। मैं रूलिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि कई बार ये हैंड रूलिंग बहुत ही ज्यादा सही नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं नहीं करता। बट एग्जाम में आप चाहे तो इस तरीके से प्रॉपर रूलिंग करके जा सकते हैं। वर्किंग की कॉलम हो सके उतनी बड़ी बनाइए, क्योंकि वर्किंग में आपको मेन चीज़ें लिखनी है। इससे क्या होगा, एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इफ सम अदर वर्किंग्स आर रिक्वायर्ड, तो ये नीचे की जगह खाली है, उसमें मैं वर्किंग्स कर लूंगा। आई एम श्योर यहां तक आपको फॉर्मेट वाइज सब कुछ समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, हो सके वो सब चीजें पहले ही लिख देता हूं, जिससे मैं कोई भी चीज को सोचना भूल ना जाऊं। चलिए अब शुरू करते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। याद करो 1,44,000 आपको यूनिट्स बनाने थे, तो जो कंजम्पशन आपका रॉ मटेरियल का आएगा वो 1,44,000 इंटू 45 रुपीज आएगा। 1,44,000 इंटू 45 रुपीज, तो कंजम्पशन जो आपका रॉ मटेरियल का होगा वो होगा 64,80,000 का। तो देखिए मैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे लेके आता हूं, 64,80,000 डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल हमको 2 मंथ्स तक रखना था, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 2 करूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको 2 मंथ्स का स्टॉक बता देगा। तो आपका 10,80,000 का रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा। 10,80,000 का रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा। आई एम श्योर दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। देखिए पहला पॉइंट हो गया, मैं उसे क्रॉस करता जाऊंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। वर्क इन प्रोग्रेस 4 वीक का है और 50% कंप्लीट हुआ है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। वर्क इन प्रोग्रेस का जब भी आप वैल्यूएशन करो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ नहीं बोला हो क्वेश्चन में, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो रॉ मटेरियल आपको 100% कॉस्ट पे लेना है। लेबर एंड ओवरहेड ये दोनों ही चीजें आपको 50% कंप्लीट हुई है ऐसा अज्यूम करना है। ये पूरा आपको अजम्पशन रखना है, क्यों? अगर कुछ नहीं बोला हो तो ICAI
ये मान के चलती है कि रॉ मटेरियल तो पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया होगा, लेकिन बाकी जो आधा अधूरा काम बाकी है वो किसका बाकी होगा? वो आधा अधूरा काम लेबर का एंड ओवरहेड का ही बाकी होगा। तो लेबर एंड ओवरहेड का आपको लेना पड़ेगा 50%, बट रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा 100%। ये कब करेंगे? जब कुछ नहीं बोला हो। बट हमारे इस केस में मामला अलग है। हमारे इस केस में क्लियर बोल दिया है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% है, तो मुझे रॉ मटेरियल को भी 50% लेना पड़ेगा। तो देखो मैं WIP का वैल्यूएशन कैसे करूंगा? रॉ मटेरियल, फिर लेबर एंड फिर ओवरहेड, ये तीन का अगर कॉस्टिंग ले लूं तो 45, 20 एंड 40 यानी कि 105 पे वैसे होता है, लेकिन मैं इसी 105 को डिवाइड बाय 2 करूंगा क्योंकि 50% पे ही वैल्यूएशन हुआ है। तो 52.5 रुपीज में मैं WIP का वैल्यूएशन करूंगा। प्लीज ध्यान रखना, मैं WIP का वैल्यूएशन इस सवाल में करने वाला हूं 52.5 में। अब देखो उसकी वर्किंग कैसे होती। सो 1,44,000 यूनिट्स हमने बनाए, पूरा प्रोडक्शन आपको लेना है, इनटू कर दूंगा मैं 52.5, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको डिवाइडेड बाय 52 वीक्स करूंगा और WIP का स्टॉक 4 वीक रहता है, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए ये 1,44,000 इंटू 52.5 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 करने से 5,81,000, ध्यान से देखिए बच्चों, 5,81,538 का वैल्यूएशन आ जाता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी WIP का। दिस इज मोस्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन। WIP का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको ऐसा मानना है कि WIP में मटेरियल 100% गया है, लेबर एंड ओवरहेड 50% गया है, ऐसा तब मानना है जब कुछ नहीं बोला है। हमारे इस सवाल में एक इंफॉर्मेशन थी और लिखा था कि पूरे के पूरे WIP का वैल्यूएशन हमें 50% पे करना है, तो मैंने ये सभी कॉस्ट 105 जो था उसका सीधा 50% किया और फिर मैंने टोटल प्रोडक्शन पे WIP का वैल्यूएशन किया। तो किसी भी सवाल में बच्चों जब भी आप WIP का वैल्यूएशन कर रहे होते हो ना, तब थोड़ा ध्यान से सोचा करो, ऐसा मेरा कहना है। चलिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात करता हूं। फिनिश गुड्स तो ये टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होगा क्योंकि वो फिनिश हो चुका है, लेकिन कॉस्ट पे वैल्यू होगा। तो फिनिश गुड्स मेरे लिए मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको भी टोटल प्रोडक्शन पे गिनूंगा। सो 1,44,000 राइट, इनटू मैं इसमें कर दूंगा 105 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, देखिए फिनिश गुड्स को 1 मंथ के लिए रखना है तो सीधा मैं डिवाइड बाय 12 ही कर दूंगा। देखिए मेरा ये खत्म हो चुका है, फिनिश गुड्स भी अभी खत्म हो जाएगा। 1,44,000 इंटू 105 डिवाइड बाई 12,60,000 का मेरा फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आएगा। 12,60,000 का मेरा फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आएगा। तो ये था बच्चा अपना स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो आपको बहुत इजी लगा होगा। ध्यान रखना कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे मैंने वैल्यू किया है। ये डेटर्स की बात करता हूं। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं। डेटर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डेटर को है ना बच्चों 2 बेस पे गिना जाता है। डेटर्स को 2 बेस पे गिना जाता है। एक तो इसे गिना जाता है सेल्स बेस पे एंड दूसरा गिना जाता है इसे टोटल कॉस्ट बेस पे। टोटल कॉस्ट बेस पे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आप एक बात बताइए, डेटर्स को जब आप गुड्स बेचते हो तो आपका जो पैसा डेटर में फंस जाता है वो आपके कॉस्ट का पैसा होता है या आपके सेलिंग प्राइस का पैसा होता है? सही आंसर है कि वो कॉस्ट का पैसा होता है, क्योंकि 15 रुपया जो है, ये 15 रुपीज जो है, वो हमारा कोई कॉस्ट नहीं है, वो तो हमने प्रॉफिट अलग से ऐड किया था जो डेटर से मिलने वाला था। मतलब कि वो पैसा हमारा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगा ही नहीं है। अगर वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगा ही नहीं है तो मुझे उसको डेटर में फंसता है ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। वो तो डेटर के पास से एक्स्ट्रा आने वाला है। तो जो लोग टोटल कॉस्ट बेस का यूज करते हैं ना, वो डेटर का वैल्यूएशन 105 पे ही करेंगे।
लेकिन जो सेल्स का इस्तेमाल करेंगे वो डेटर का वैल्यूएशन करेंगे 120 पे। इतना याद रखना, जब तक हमें कॉस्ट का डिटेल पता चल सकता है हमेशा आप डेटर का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही करना, क्योंकि आईसीआई भी वैसा ही करती है। तो चलिए इसकी वर्किंग करेंगे। हमने डेटर को सेल्स पे गिनना पड़ेगा हमें, तो मैं करूंगा 1,44,000 जो हमारा प्रोडक्शन था इंटू 105 तो करूंगा ही, लेकिन आपको ये बताया गया था कि 20% गुड्स तो कैश में जाता है, यानी कि 80% क्रेडिट पे जाता है, तो मैं इसका 80% करना नहीं भूलूंगा, इसीलिए अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका 80% किया, अब जाके ये क्रेडिट सेल हुआ और इसको मुझे डिवाइड बाय करना पड़ेगा, 12 इंटू करना पड़ेगा 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। डिवाइड बाय पहले 12 करना है, फिर इंटू 2 करना है। आई एम श्योर आप ये बात समझ पाएंगे, या सीधा इसको डिवाइड बाय आप 6 भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। आप चाहे तो ऐसे एक ब्रैकेट भी बना दीजिए जिससे गड़बड़ ना हो। पहले डिवाइड बाय 12 करना है, फिर इंटू 2। सो 1,44,000 इंटू 105 कॉस्ट पे वैल्यू किया है, उसका 80% किया क्योंकि 80% क्रेडिट था, डिवाइड बाय 12 इंटू 2। बच्चों फिगर कुछ बहुत ही बड़ा आ गया, एक बार चेक करता हूँ। 0.8 इंटू 105 डिवाइड बाई 12 इंटू 2। यस, 20,16,000 के मेरे डेटर आते हैं। 20,16,000 के मेरे डेटर यहां पे आ रहे हैं। तो याद रखना, मैंने डेटर का वैल्यूएशन कौन से बेस पे किया है? टोटल कॉस्ट बेस पे किया है। इसी बेस पे आपको भी करना है जब हमें कॉस्ट की डिटेल मिल जाती हो तब। इतना तो एकदम आराम से हो गया। चलिए डेटर का जो पॉइंट था ये वाला वो मैंने निकाल दिया। अभी एक पॉइंट बाकी है वेजिस एंड ओवरहेड का, वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। देखिए वेजिस एंड ओवरहेड का 1.5 वीक का लेग है। देखिए वो कैसे आएगा। टोटल हमारा वेजिस एंड ओवरहेड कितना हुआ था? 1,44,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया। वेजिस ओवरहेड को एक साथ ही कर देता हूं क्योंकि दोनों में एक जैसा है। तो 60 रुपीज का वेजिस एंड ओवरहेड आएगा। इसको डिवाइड बाई 52 वीक करना पड़ेगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने वीक थे? 1.5 वीक। चलो सॉल्व करते हैं। 1,44,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 52 इंटू 1.5, 2,49,231। 2,49,231 ये हमारा रफली अप्रोक्सीमेटली आउटस्टैंडिंग वेजिस एंड ओवरहेड आता है। अब मैं इसको भी यहां से क्रॉस कर देता हूं। इट इज डन। हमें आगे पूछा था क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 1 मंथ। अच्छा बच्चों, क्रेडिटर किसके ऊपर गिने जाएंगे? क्रेडिटर हमेशा परचेज के ऊपर गिने जाते हैं। प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ऐसा है तो एक नए पेज पे ले जाके ये समझाता हूं, एक वर्किंग यहां पे करता हूं। क्रेडिटर्स का बच्चों जो वैल्यूएशन किया जाता है, creditors are always valued on the basis of, प्लीज ये चीजें ध्यान रखना, on the basis of total credit purchase। टोटल क्रेडिट, इसमें कैश परचेज भी नहीं लेना होता, टोटल क्रेडिट परचेज। अब देखिए बच्चों, हमें है ना कभी कभी ये टोटल क्रेडिट परचेज के बारे में बोला नहीं होता है, तो हम कैसे लेके आएंगे? अगर हमें कंजम्पशन दे दिया है रॉ मटेरियल का, सपोज वी हैव कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम कंजम्पशन को लेके आते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारा जो चाहे परचेज चाहिए वो है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों हम ये लेके आते हैं। अब कंजम्पशन हमारा कैसे आता है? जो हमने यूनिट्स बनाए हैं पूरे साल इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं कर दूं तो मेरा कंजम्पशन आ जाएगा ना बच्चों। इज इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा परचेज, प्लस करना पड़ेगा परचेज एंड माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। यानी परचेज का फिगर अगर मुझे हिडन दिया हो तो लाने के लिए मुझे ये 1, ये 2 और ये 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज नोट कीजिए, हमारी इस एंटायर क्वेश्चन में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी इस एंटायर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई कमेंट नहीं है। रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई कमेंट नहीं है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं है। आप एक चीज का
बराबर ध्यान रखो। देखो क्या होगा, अगर आपका बिजनेस न्यूली ओपनड है, देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे इसके दो टुकड़े करूंगा, इस सिचुएशन में दो टुकड़े में क्या करना है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी एक्सप्लेनेशन है, प्लीज ध्यान देना। हो सकता है कि आपका बिजनेस न्यू बिजनेस हो, न्यूली ओपनड, या आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको ऐसे मानना है कि ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो हर साल यूनिफॉर्म तरीके से चलती रहेगी। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हर साल यूनिफॉर्म वर्किंग कैपिटल साइकिल चलती रहेगी, और यूनिफॉर्म वर्किंग कैपिटल साइकिल चलने की वजह से जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसी का वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक जितना होगा, क्योंकि क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक वैसे तो एक ही होता है ना। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही फिगर अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और अगले साल भी अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल वैसी ही चली तो अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी तो वही आएगा ना जो इस साल का आया था। सब कुछ सेम टू सेम मैथमेटिकल चले तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऐसा मानते हैं हम कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम है। लेकिन अगर न्यूली ओपन बिजनेस हो आपका, अगर आपका बिजनेस न्यूली ओपन बिजनेस हो, तो आपको ऐसा मानना होगा कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो है, क्योंकि कोई भी न्यूली ओपन बिजनेस में नेचुरली किसी भी तरह के रॉ मटेरियल का कोई ओपनिंग स्टॉक होता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस हो जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को मैं सेम मानूंगा, तो जैसे कि इसकी इंपैक्ट निकल जाएगी, और इसकी इंपैक्ट निकलने की वजह से देखिए एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर क्या हमें देखने मिल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एग्जिस्टिंग बिजनेस जब होगा तब हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझाई। बच्चों को अगर मैं डायरेक्ट परचेज की जगह पे कंजम्पशन लिख के सम गिनवाऊं तो बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर आप परचेज की जगह पे कंजम्पशन कैसे ले सकते हो। कंजम्पशन एंड परचेज दोनों पूरी अलग चीज होती है। पर ये एक्सप्लेनेशन के बाद शायद आप मेरी बात समझे होंगे कि अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में सेम मान लो, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक मेरे पास नहीं होता एग्जिस्टिंग बिजनेस में। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखो कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक के बारे में डिटेल नहीं है, और वो नहीं होने की वजह से मुझे ऐसा ही मानना पड़ेगा कि बिजनेस एग्जिस्टिंग है, यूनिफॉर्म वर्किंग कैपिटल साइकिल चल रही है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हर साल सेम ही आता होगा। ये दोनों की इंपैक्ट निकल जाएगी, अल्टीमेटली कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेस बचेगा। तो अभी जो मैं यहां पे क्रेडिटर गिनने वाला हूं वो मैं गिनने वाला हूं परचेस पे ही, बट ये एग्जिस्टिंग बिजनेस होने की वजह से हमारा जो बिजनेस यहां पे है, बात जरा ध्यान से समझिए, हमारा बिजनेस जो यहां पे है, देखिए स्टार्टिंग में कहीं पे भी न्यूली ओपन बिजनेस ऐसा लिखा नहीं है, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस होने की वजह से, एग्जिस्टिंग फर्म या एग्जिस्टिंग बिजनेस होने की वजह से मुझे इस केस में क्या मानना पड़ेगा बच्चों, मुझे इस केस में मानना पड़ेगा कि जो हमारा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, जो हमारा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, वही इक्वल टू हो जाएगा, वही इक्वल टू हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वही इक्वल टू हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आई एम श्योर ये मोस्ट 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 आईएमपी चीज आप समझ रहे हैं। तो अब अगर मैं मेरे क्रेडिटर की वर्किंग देखो ऐसे करता हूं, 1,44,000 यूनिट्स हमने बनाए, इनटू रॉ मटेरियल 45 का था। आप कहेंगे सर ये तो कंजम्पशन है, मैं कहूंगा ये तो परचेज है, आप कहेंगे ये कंजम्पशन है, मैं कहूंगा ये परचेज है। देखो मैंने यूनिट इनटू यूनिट प्राइस किया ना। कंजम्पशन कैसे आता है, यूनिट इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लेने से आता है, मैंने वही तो किया, मैंने यूनिट लिया इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट किया। आप बोलोगे ये कंजम्पशन है, मैं बोलूंगा ये परचेज है, हम दोनों ही सही है, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है वही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। और इसको मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाय, क्रेडिटर 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं क्रेडिटर का फिगर कितना आता है। 5,40,000 का आपका क्रेडिटर का फिगर आ जाता है बच्चों, 5,40,000। तो मुझे यहां पे कितना लिखना चाहिए, 5,40,000।
बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने क्रेडिटर का फिगर परचेज पे ही गिना है तो क्या आप मानोगे? एब्सोल्युटली आपको मानना होगा। मैंने गिना है परचेज पे ही, और क्यों परचेज और कंजम्पशन सेम है ये मैं आपको समझा चुका। बच्चों सब खत्म हो गया है, मैं टोटल करंट एसेट यहाँ पे लेके आऊंगा। मैं सिंपल इसका प्रेजेंटेशन करने में मानता हूँ। अच्छा, एक कैश बैलेंस लिखना बाकी है, वो लिख दो। कैश बैलेंस, ये वाला पॉइंट गया, ये वाला पॉइंट गया। कंपनी को 1,00,000 रुपीज का कैश बैलेंस रखना था ना, कोई बात नहीं, तो कंपनी को बोलो कि 1,00,000 रुपीज का कैश बैलेंस आपको रखना है, तो 1,00,000 रुपीज को मुझे ऐसे ही लिख देना है। इसमें मैं वर्किंग में सीधा गिवन ऐसा लिख सकता हूं, ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब टोटल करता हूं, 10,80,000 प्लस 5,81,538 प्लस 12,60,000 प्लस 20,16,000 प्लस 1,00,000। मेरी टोटल जो करंट एसेट आ रही है वो आ रही है 50,37,538। ये मेरी टोटल करंट एसेट आ रही है। मैं यहीं पे लाना चाहता हूं, थोड़ी जगह संभालिएगा बच्चों, कुछ ऐसा हो तो नीचे की चीजें मिटा दूंगा। यहां पे जो मुझे लाना है, एक बार ये डेटर वाला फिगर निकाल देता हूं यहां से, कोई ज़रूरत नहीं, अब समझ गए हैं कि मैं कौन कौन सी बात यहाँ पे करना चाहता था। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले नोट्स बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल करंट लायबिलिटी। देखो वो कितना आएगा, 5,40,000 प्लस 249,231, 7,89,231, ये अपना आ जाएगा टोटल लायबिलिटी। और इससे जो मुझे मेरे प्यारों मिलेगा वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, टोटल ऑफ करंट एसेट में से माइनस करूंगा टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी। सो 42,48,307, ये मेरा आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि मुझे इस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो वर्किंग कैपिटल मुझे मेरे घर से लेके आनी है, वो नेट वर्किंग कैपिटल का फिगर होगा 42,48,307। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। फटाफट में एक बार आपको कुछ चीजें रिवाइज करवाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। एक तो हमने बात की डेटर्स की, डेटर्स को दो अप्रोच से गिना जाता है बुक में। एक तो सेल्स का अप्रोच होता है जिसके अंदर आप प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हो, एक टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल होता है जिसमें आप प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करते हो, मतलब प्रॉफिट को आप यहां पे इग्नोर करते हो, राइट। और एक्चुअली एक आएगा कैश कॉस्ट अप्रोच करके, वो हम बाद में देखेंगे। देयर इज थर्ड अप्रोच ऑल्सो, कैश कॉस्ट अप्रोच, जिसमें डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करते हैं, लेकिन वो जब आएगा तब हम देखेंगे। अभी हमें दो बातें समझनी है कि जब भी डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, अप्रोच के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके पास कॉस्ट की डिटेल हो, मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो आप, आपके पास कॉस्ट की डिटेल हो तो डेटर का वैल्यूएशन हमेशा 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 कॉस्ट पे ही होगा। आप देखिए बच्चों यहां पे मैंने डेटर्स का वैल्यूएशन 105 पे किया है, कॉस्ट पे किया है, तो मैंने टोटल कॉस्ट अप्रोच का इस्तेमाल यहां पे किया है। दूसरी बात, वर्क इन प्रोग्रेस का मेन पॉइंट है। पहला ही सवाल है, समझ लो, आगे के क्वेश्चन में ये सब बातें इतनी ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, हम सम की स्पीड बढ़ाएंगे। दूसरा है रॉ मटेरियल, WIP के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो ICAI के हिसाब से एजम्पशन क्या करना होता है, रॉ मटेरियल 100%, कन्वर्जन कॉस्ट, क्या यूज करती है ICAI वर्ड, कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि लेबर एंड ओवरहेड आधा लेना है 50%, तो ही तो वर्क इन प्रोग्रेस की इफेक्ट आएगी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बोल दिया था कि पूरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% था, तो हमने ऐसा कर लिया कि टोटल जो कॉस्ट आया था रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, उसका टोटल कॉस्ट था, उसको डिवाइड बाय 2 करके 50% किया, और WIP का मैंने वैल्यूएशन किया है कितने में बच्चों, 52.5 में। चेक करो WIP का वैल्यूएशन 52.5 में हुआ है। और तीसरी बात, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिटर का वैल्यूएशन हमेशा 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 क्रेडिट परचेस पे ही होता है। क्रेडिटर का वैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट परचेस पे ही होता है। पर दो सिनेरियो होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है या तो न्यू बिजनेस। अब हमें परचेस का फिगर अगर मालूम ना हो तो कैसे निकाला जाता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस हो और मैं यूं मानूं कि मैथमेटिकली यूनिफॉर्म वर्किंग कैपिटल साइकिल चल रही है, तो जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा ना मेरे बच्चों, वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी होगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम हो जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दोनों सेम हो जाएगा। और ये दोनों सेम हो जाने की वजह से इस इक्वेशन से उसकी इंपैक्ट निकल जाएगी और अल्टीमेटली क्या बचेगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज आ जाएगा। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए है। लेकिन अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस हो तो उसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 0 मानना पड़ेगा। यहां पे आप देखिए तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होता तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में लिखा होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस नहीं बोला है। और ये हमने एक्सट्रैक्टेड फिगर है, मतलब बिजनेस चल रहा होगा, उसके रिकॉर्ड होंगे तो ही एक्सट्रैक्टेड फिगर आया होगा ना। तो हमने माना कि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है और इसलिए कंजम्पशन एंड परचेस दोनों सेम हो गया। तो मैंने देखो गिना है, ऐसा लगता है कि मैंने क्रेडिटर को कंजम्पशन पे गिना है, लेकिन एक्चुअली ये मैंने क्रेडिटर को परचेस पे गिना है। सो आई एम श्योर बच्चों अच्छे तरीके से आपको सवाल में आइडिया आया होगा। तो ये सवाल ये कहना चाहता है कि आपको अगर बिजनेस शुरू करना है या पूरे साल जो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, वो वर्किंग कैपिटल का फिगर है 42,48,307। आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा।